Welcome all dear students and doctors in Ayurveda Adhyan e-lecture series, and this is 18th lecture, that is migraine शिलशूर पार्ट 2। तो पार्ट 1 में हमने देखा माइग्रेन का मॉडर्न की दृष्टि से क्या उसमें डिटेल्स है, उसके पैथोलॉजीज क्या है, सिम्टम्स क्या है। तो इस पार्ट में हम आयुर्वेदा में माइग्रेन का कहाँ उल्लेख है, उसके सिम्टम्स कैसे है, उसकी पैथोलॉजी कैसी होती है, और सबसे इम्पोर्टेंट जिसकी आप वेटिंग करते होंगे, आई होप कि प्रैक्टिशनर्स को काफ़ी उसमें इंटरेस्ट रहता है, ट्रीटमेंट पार्ट, और लास्ट इज केस प्रेजेंटेशन। तो ये सारी चीज़ें इस व्याख्यान में आपको देखने को मिलेगी। सो स्टे कनेक्टेड फॉर दिस लेक्चर टिल द एंड। एंड मैं आपको सबको से अनुरोध करता हूँ, विनती करता हूँ, आयुर्वेदा अध्ययन ई लेक्चर सीरीज़ एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमने तैयार किया है ताकि सभी जो विद्यार्थी आयुर्वेद के हैं और वैद्य नए प्रैक्टिस करने वाले उसको बेनिफिट मिले और उनको एक दिशा मिले। इसमें कोई पार्टिसिपेशन फ़ीस नहीं है, इट्स अ फ्री प्लेटफॉर्म। तो एक अच्छे और प्रामाणिक उद्देश्य से हम ये कार्य कर रहे हैं, और आगे भी इसमें काफ़ी सारे हैपनिंग्स है जो मैंने फेसबुक पेज पे और आपके ग्रुप पे भी शेयर किया था। वनस्पति अभ्यास, कल्पाभ्यास, डिसीज़ वाइज लेक्चर सीरीज़ और कॉमन मेडिकल प्रॉब्लम्स जो हमारे प्रैक्टिस में आते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इन्वेस्टिगेशंस, उसके ऊपर हम लोग लेक्चर्स देने वाले हैं, और ये सारी श्रृंखला चलती रहेगी, उसमें कोई खंडन नहीं है या कोई फुल स्टॉप नहीं है। सो आज के लेक्चर को हम चालू करते हैं माइग्रेन शिरोशूल। आज के लेक्चर की शुरुआत करने से पहले हमारे आयुर्वेद के भगवान आद्य प्रवर्तक श्री धन्वंतरी जी को नमन करते हैं। ओम श्री धन्वंतरे नमः। तो आयुर्वेदा में माइग्रेन का उल्लेख कहाँ पे आया है, और इसे हम कह सकते हैं शिरोशूल। तो शिरोशूल के बारे में काफ़ी सारे लिटरेचर आपको देखने को मिलेगा। हमारे यहाँ पे लघुत्रयी, बृहत्रयी ये परंपरा है, तो उसमें शिरोशूल के प्रकार बताए हैं। और शिरोशूल में से शिरोशूल कोई माइग्रेन कहने का है कि शिरोशूल के कौन से सब टाइप को माइग्रेन कहना है, ये सारे क्वेश्चन मार्क्स आपके मन में ज़रूर होंगे। तो ये सारे प्रश्नों का उत्तर आज के लेक्चर में आपको देखने को मिलेगा। तो शिरोशूल के प्रकार जो है वो 11 प्रकार आपने 4th ईयर BAMS में पढ़े होंगे आज पर सुश्रुत संहिता, दैट इज़ वातज, पित्तज, कफज, सान्निपातक, अर्धवभेदक, सूर्यावर्त, शंखक, अनंतवाद, रक्त, क्षयज एंड कृमिज। सो माइग्रेन कोरिलेशन विथ शिरोशूल, जो 11 प्रकार बताया है सुश्रुत संहिता में, तो उसमें से अर्धवभेदक को हम माइग्रेन से कोरिलेट कर सकते हैं। वो कैसे, तो आपको आगे ये स्लाइड में देखने को मिलेगा। और कोई वैद्य सूर्यावर्त को भी कोरिलेट करते हैं, तो डिपेंडिंग अपॉन मेडिकल कंडीशंस वो आप उनका एक अनुभविक रहेगा सिद्धांत। तो ये एक कोरिलेशन है श्लेष्म पित्त वर्सेस माइग्रेन। तो इसके ऊपर हमारे एक भारत के सुप्रसिद्ध वैद्य है, वैद्य बालेंदु प्रकाश जी, इस पे पर काम कर रहे हैं। इन्होंने ये विषय पे काफ़ी सारे रिसर्च पेपर अराउंड द ग्लोब पब्लिश किए हैं। तो उनका ये मानना है कि श्लेष्म पित्त संप्राप्ति का श्लोक उन्होंने माधव दीनान का रेफरेंस दिया है, ये एक मेन रीज़न है माइग्रेन की पैथोलॉजी में। सो अर्धवभेदक का मीनिंग, तो भेदक दैट इज ब्रेकिंग पेन, अर्ध मीन्स हाफ साइड। सो दैट इज बेसिकली इट इज़ अ एक्चुअल मीनिंग ऑफ अर्धवभेदक is a breaking type of pain in the head, either left or right side of the body, either left or right side of the head। तो आचार्य चक्रपाणी जी ने इन्होंने क्लियरली बताया है अर्धवभेदक मीन अर्ध मस्तक वेदना। तो एक इसका आप ये मीनिंग है। अर्धवभेदक के बारे में क्या क्या बताया है, तो पहले हम देखेंगे वहाँ से उसके रेफरेंस कहाँ पे है।
तो पहला रेफरेंस हम देखेंगे आचार्य चरक का। आचार्य चरक जी ने बताया है कि अर्धोभेदक इज़ अ कंडीशन वेयर एक्यूट पेन इन हाफ साइड ऑफ द हेड, साइड्स ऑफ नेक, आईब्रो एंड आई एंड ईयर। यहाँ पे जो पेन रहता है वो पियर्सिंग प्रकार का पेन रहता है और ये कंडीशन जो है एग्रीवेटेड होती है और इसमें आइज़ और ईयर के फंक्शंस इम्पेयर होने में लगते हैं। आचार्य सुश्रुत जी ने बताया है कि ये हाफ साइडेड हेडेक रहता है, इसमें सीवियरली प्रिकिंग और पियर्सिंग पेन ज़्यादा रहता है और ये इसमें गिडीनेस भी उन्होंने बताया है और उन्होंने बताया ये त्रिदोषज प्रकार का है। आचार्य वाग्भट जी ने बताया है कि ये जो पेन है ये हाफ साइडेड है और इसीलिए उसको अर्धोभेदक उन्होंने नाम दिया है। तो ये सारे श्लोक आपको संहिता में देखने को मिलेंगे। शिरोशूल अर्धोभेदक, दैट इज़ उसका निदान। अर्धोभेदक का निदान के बारे में हम देखेंगे तो इसमें काफ़ी अच्छा लिटरेचर आपको देखने को मिलेगा। एग्जैक्टली उन्होंने बताया है कि अध्यशन, रुक्ष भोजन और आहारज निदान एंड विहारज निदान, तो ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन की है। तो हम एक एक स्टडी को देखेंगे। पहला है वेग धारण। तो वेग धारण के से कैसे अर्धोभेदक या माइग्रेन बोलेंगे हम, कैसे तैयार होता है। सो ड्यू टू वेग धारण, फ्लो ऑफ वात दोष इज obstructed and so nerve pathways are affected and causing disturbance in central nervous system and neural control and cranial सेकेंड है अध्यशन। तो अध्यशन से क्या होता है, इट क्रिएट्स आमदोष एंड डाइजेस्टिव डिस्टर्बेंस विच रिजल्टिंग इनटू धातुक्षय एंड वातक रूपक एंड इट इम्पेयर्स द मेटाबॉलिज्म एंड इम्यूनिटी। तो ये जो अवस्था तैयार होती है तो इसमें जो पेशेंट जो रहता है लाइट एंड साउंड को और लाउड नॉइज़ को टॉलरेट नहीं कर सकता है और ये जो सिम्टम्स है हम बोलेंगे ये रस क्षय के लक्षण से। दूसरा है आयास, व्यायाम और मैथुन। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें ये रिजल्ट्स इनटू स्ट्रेस, एंजाइटी एंड कॉजिंग इंक्रीज एक्साइटेबिलिटी एंड सेरेबल कॉर्टेक्स एंड एबनॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ न्यूरो ट्रांसमिशन। और आहार के बारे में बात करेंगे हम लोग तो गुरु आम्ल रुक्ष आहार ये जो है ये आमोदपति को तैयार करता है और ये आमोदपति जनरली उससे जो फूड रहते हैं तैयार करने वाले तो उसमें सोडियम ग्लूकामेट ज़्यादा रहता है और वो एक सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है माइग्रेन का, ट्रिगर फैक्टर बोलेंगे हम। दिवा स्वाप, शीत सेवन, इससे कफ दोष की वृद्धि होती है और वात ऑब्स्ट्रक्शन होता है, उससे प्रतिशाय नेज़ल ब्लॉकेजेस तैयार होते हैं और एक ट्रिगर फैक्टर है माइग्रेन हेडेक का होने का। तो जनरली जो हम कहेंगे कि माइग्रेन के पेशेंट में, जैसे हमने पहले लेक्चर में बात की थी, फूड फैक्टर ये ज़्यादा है। फूड फैक्टर से ज़्यादा माइग्रेन का हेडेक रहता है, ट्रिगर फैक्टर होता है, ये हम समझ सकते हैं। तो आगे जाते हैं, दैट इज़ पूर्व रूप। सो देर इज़ ऐसा कोई स्पेसिफिक रेफरेंस पूर्व रूप के बारे में बृहत्रयी में तो नहीं मिला है, लेकिन माधव निदान में पूर्व रूप के बारे में थोड़ा सा रेफरेंस मिला है। तो उन्होंने बताया है कि ईशद दाह एंड सुप्ति, ये दो लक्षण उन्होंने मेंशन किए हैं। तो हम अभी आगे जाएंगे रूप के बारे में। तो अर्धोभेदक के रूप क्या है, तो ये हमने कुछ श्लोक यहाँ पे कंबाइन करने के प्रयत्न किए हैं। तो आचार्य चरक जी कहते हैं कि इट्स अ सीवियर पेन इन हाफ साइड ऑफ हेड अफेक्टिंग द पर्टिकुलरली नेक, आई, eyebrow and temporal region, ear and forehead. The pain is like cutting and sharp object and piercing in nature. आचार्य सुश्रुत जी कहते हैं कि it's a piercing pain in one half of the head which is piercing in aching in nature and associated with giddiness. आचार्य वाग्भट जी कहते हैं pain comes in a ear, in paksha, fornight or mass and headache subsides itself. तो
हम आगे जाते हैं और देखते हैं संप्राप्ति के बारे में। तो जो संप्राप्ति यहाँ पे मेंशन की है, निदान सेवन, आहारज और विहारज, मानसिक आघात, उससे त्रिदोष की वृद्धि होती है। एंड दैट एंटर्स इनटू द शिर ऑफ द शिरा विच इज द रक्त एंड गेज लॉज इनटू द अर्धशिरा एंड उससे पेन की उत्पत्ति, दैट इज़ अर्धोभेदक। तो निदान फैक्टर में जो है आहारज और उसमें रस आहार, अध्यशन, विहार में पूर्ववात सेवन, वेग संधारण, मानसिक में क्रोध, शोक, भय, आगंतुज में आघात टू द शिरा विच विटिएट्स आइदर वात दोष अलोन और एसोसिएटेड विथ कफ दोष विच एंटर्स इन टू द शिरा एंड वो रक्त धातु में आके वहाँ पे अर्धोभेदक की उत्पत्ति करते हैं। तो यहाँ पे दोष त्रिदोषज और वात कफज है, दुष्य रस रक्त है, स्रोतस जनरली रक्त व स्रोतस अफेक्टेड है, स्रोतदृष्टि में शिरा, संग, विमार्गमन, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सारा लिटरेचर आपको पता है, तो इसमें हम ज़्यादा समय न दे के आगे जाते हैं। तो ये हमारा इम्पोर्टेंट पार्ट है, दैट इज़ अर्धोभेदक चिकित्सा। तो अर्धोभेदक चिकित्सा में जनरली कौन सी चिकित्सा करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आपके सामने रखने का हम प्रयास करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू चरक संहिता उन्होंने मेंशन किया है चतुस्नेह, घृत, तैल, वसा, मज्जा, शिरो विरेचन, देन काया विरेचन, निरूह बस्ती, उपनाह, दाह कर्म, नाड़ी स्वेद, जीर्ण घृत, अनुवासन बस्ती, शिरो बस्ती एंड प्रतिशय की चिकित्सा का उल्लेख उन्होंने किया है। सुश्रुत संहिता में बाह्य चिकित्सा में स्नेह, स्वेद, अभ्यंग, परिषेक, उपनाह, शिरोबस्ती, आभ्यंतर चिकित्सा में स्नेहपान, अनुवासन, निरूह, नस्य में ये मेंशन उन्होंने किए हैं औषधि। अकॉर्डिंग टू अष्टांग हृदय, नस्य, शीर्ष बीज का, शाली परिणिक वात का नस्य उन्होंने मेंशन किया है। लेप में यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है। अर्धोभेदक चिकित्सा अकॉर्डिंग टू योग रत्नाकर ग्रंथ, इट कैन बी अडेप्टेड एज लाइक सूर्यावर्त चिकित्सा, स्नेहन, स्वेदन, धूमपान, शीघ्रोष्ण भोजन। अकॉर्डिंग टू चक्रदत्त, दैट इज कुमकुम मिक्स विथ शुगर एंड फ्राइड विथ घी इज यूज एज अ नस्य इन अर्धोभेदक। नस्य विथ इकोकेशन ऑफ दशमूल मिक्स विथ घी, रॉक सॉल्ट क्यूअर्स द अर्धोभेदक। एंड अकॉर्डिंग टू वैशज रत्नावली, स्वेदन, नस्य, धूमपान, विरेचन, लेप, वमन, लंघन, शिरोबस्ती, रक्तमोक्षण, अग्निकर्म, उपनाह, पुराण घृत एंड षष्टिकशाली। तो अर्धोभेदक की चिकित्सा का उपक्रम कैसे है, तो एक एक उपक्रम को हम लोग डिटेल में यहाँ पे पढ़ने का प्रयास करेंगे कि उसमें क्या करना है, कौन से मेडिसिन्स यूज़ करने हैं और कैसे करने हैं। तो स्नेहन के लिए आपने देखा रहेगा कि वहाँ पे मेडिसिन का उल्लेख आया है, स्वेदन का देखा है। तो शोधन के लिए जनरली हमें घृतपान के लिए सुकुमार घृत, मयूर घृत का उल्लेख आया है। और वमन या विरेचन का निर्णय लेना है, और निर्णय लेने के लिए आपको रुग्ण की या पेशेंट की दोषावस्था का अभ्यास करके उसकी प्रकृति और कौन से दोष बड़े हैं उस अवस्था से आप वमन या विरेचन करने का निर्णय ले सकते हैं। तो आचार्य चरक जी ने बताया है कि वमन कर्म जो है वो एक इम्पॉर्टेंट कर्म है अर्धोभेदक की चिकित्सा में। पेशेंट को अगर उत्क्लेश अवस्था रहती है तो आप उनमें सद्य वमन भी कर सकते हैं। और प्रैक्टिकली ये सभी वैद्यों का अनुभव है कि जो लोग प्रैक्टिसिंग है, सीनियर वैद्य और हमारे जैसे भी जो वैद्य प्रैक्टिस कर रहे हैं, कि वमन कर्म जो है काफ़ी सिग्निफिकेंट इफेक्ट करता है जो माइग्रेन की फ्रिक्वेंसी को कम करने के लिए। तो आगे जो है विरेचन, तो विरेचन के लिए आचार्य चरक जी एंड योग रत्नाकर ने विरेचन एक इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट बताया है। सो डिपेंडिंग अपॉन द मेडिकल कंडीशन और लक्षण, दोष, वमन कर्म के बाद विरेचन कर्म करने का उन्होंने बताया है। तो विरेचन करने के लिए जनरली जितने भी पेशेंट्स आते हैं अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में, तो पित्तज शिरोशूल, पित्त श्लेष्मज शिरोशूल ये लेके ज़्यादा उनकी पैथोलॉजी रहती है। ज़्यादातर उनको गैस्ट्रोइंटेस्टिनल प्रॉब्लम्स ज़्यादा रहते हैं, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, ये सारे कंप्लेंट्स ज़्यादा में रहते हैं उनमें। तो इन केसेस में
विरेचन का एक रोल अच्छा देखा गया है। तो उसके बाद है बस्ती कर्म। तो बस्ती कर्म जनरली निरूह और अनुवासन करने का आचार्य चरक जी ने बताया है और शुश्रुत जी ने बताया है। इसमें स्नेह बस्ती, औषध सिद्ध क्षीर बस्ती का भी उन्होंने उल्लेख किया है। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि अर्धावभेदक के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट क्या है, अर्थात नस्य। क्यों? तो नासा ही शिरस्वद्वारम, पेन कहाँ पे है, हेयर में है। तो अर्धावभेदक के लिए नस्य चिकित्सा सारे लिटरेचर में हमें देखने को मिला है। तो कैसे नस्य काम करता है? तो जनरली olfactory nerve entering to the olfactory mucosa of the nose, and it carries sheets of dura and arachnoid and pia mater with them, and they directly enter to the brain. Olfactory sheets are extending connected to the limbic system. Stimulation and nourishment of nerve ending through nasya and alter the pathology of migraine. तो ये बेसिक थिंग है जिससे हम माइग्रेन की पैथोलॉजी ब्रेक करने में काफ़ी रोल कर सकते हैं। और नस्य के लिए कौन से आयुर्वेदा के तैल बताए गए हैं? तो जनरली कॉमनली जो प्रैक्टिसिंग वैद्य करते हैं दैट इज़ षडबिंदु तेल, उसके बाद अणु तेल, गुंजा तेल, वर्णादिगन का, शिरघृतम, दशमूल तेल। और वन ऑफ द रिसर्च एंड प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स का जो एक्सपीरियंस है दैट इज़ प्रतिमर्श नस्य is devoid complications and strict restriction over most affected, most beneficial, and it is equal to effective nasya for long term use. तो ये हमारे पंचकर्म के प्रकार है। और आगे देखेंगे आप स्लाइड पे तो बहुत सारे नाम लिखे हैं। तो प्रैक्टिस में कौन से पॉसिबल है, कौन से कर सकते हैं? तो धूमपान और कवल ग्रह योग रत्नाकर जी ने मेंशन किया है। शिरोलेप का उल्लेख सुश्रुत जी ने किया है। उन्होंने सारिवा उत्पलादि, सारिवादि, वायविडंगादि एंड तिलादि इन लेप का उल्लेख किया है। तो लेप चिकित्सा भी काफ़ी वैद्य इसमें करते हैं, उनको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। अग्निकर्म का उल्लेख चरक जी ने किया है। तो उन्होंने दहन कर्म यहाँ पे इंडिकेटेड किया है। तो उसका उन्होंने लोकेशन बताया है ललाट एंड शंख प्रदेश, 2 अंगुल का एरिया। सो ये जो दहन कर्म और अग्निकर्म का जो उल्लेख है वो जनरली श्लेष्म प्रधान अगर संप्राप्ति रहेगी तो ही निर्णय लेना है। इफ़ इट इज़ रक्त एंड पित्त संप्राप्ति, उसमें वो एग्रीवेशन ज़्यादा रहेगा, तो अग्निकर्म नहीं करना है। और लास्ट बस लीस्ट दैट इज़, इसके सिवाय आज का लेक्चर ख़त्म ही नहीं होगा, वो एक ट्रीटमेंट है दैट इज़ शिरोधारा। वाई शिरोधारा? तो जनरली ये सारे माइग्रेन के पेशेंट में स्ट्रेस रहता है, काफ़ी टेंशन्स रहते हैं, फाइनेंशियल रहते हैं, फैमिली के रहते हैं, करियर के रहते हैं, और बार बार ये तकलीफ़ होने से उनको एक डिप्रेशन रहता है। तो मानसिक स्वास्थ्य का विचार करके शिरोधारा एक काफ़ी संजीवनी ट्रीटमेंट है स्ट्रेस कम करने के लिए। आप शिरोधारा इन पेशेंट में दोषावस्था को देखें या पेशेंट को सर्दी या बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेंगे तो आप शिरोधारा करेंगे तो उसमें काफ़ी रिजल्ट मिलते हैं। ये सारे हमारे जैसे प्रैक्टिसिंग वैद्यों का एक कॉमन एक्सपीरियंस है। सो यू कैन ट्राई शिरोधारा। यहाँ पे शिरोबस्ती का भी उल्लेख है, बट शिरोबस्ती में कैसा होता है कि वो बाल कम करना, फिर ये सारी चीज़ें करना, तो थोड़े प्रैक्टिकली सब लोग तैयार नहीं होते हैं। तो बट शिरोधारा इजीली वी कैन डू, एंड शिरोधारा के रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। उसके ऊपर काफ़ी सारे हमारे पीजी स्कॉलर्स, पीएचडी के डॉक्टर्स ने पेपर प्रेजेंट किए हैं। और लास्ट इज़ रक्तमोक्षण। तो रक्तमोक्षण पेन कम करने के लिए और रिकरेंट उसके हेडेक के एपिसोड्स कम करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो शिरोधारा का हम बोलेंगे बात तो इट्स एक अच्छी ट्रीटमेंट है। और हम आगे जाते हैं कि और कौन सी ट्रीटमेंट है। तो ऑफ कोर्स दैट इज शमन औषधि चिकित्सा। तो इतने सारे कल्प है जो हम प्रैक्टिस में यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ मिहोरोदय रस, पथ्यादिक वात, शिरोरोग हर योग और अर्धावभेदक रोग। ये जो योग है वो जनरली रसतंत्र सिद्ध योग संग्रह जो ग्रंथ है वहाँ में उसका रेफरेंस आया है। और बाकी तो मैंने ऑलरेडी मेंशन की है, अणु तेल, षडबिंदु तेल नस्य के लिए सबसे फेमस एंड इम्पॉर्टेंट मेडिसिन। उसके सिवाय माइग्रेन के पेशेंट का नाम और माइग्रेन शिरशूल और इज इक्वल टू वी कैन से शिरशूलादि वज्ररस, ऐसी उसकी महत्व हम कह सकते हैं दैट इज शिरशूलादि वज्ररस। सूतशेखर रस, लघु सूतशेखर रस का कभी कभी यूज़ होता है बट दैट इज़ नॉट वेरी कॉमन। प्रवाल पिष्टी, अभ्रक भस्म एंड गोदंती भस्म। तो हम
अभी एक एक ड्रग के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कशन करेंगे कि ये कैसे काम कर सकते हैं और इससे माइग्रेन का पेन कैसे कम होता है। तो पहला है षडबिंदु तेल। तो षडबिंदु तेल के जो इंग्रेडिएंट आप देखेंगे तो तिल तेल, एरंडमूल, रासना, यष्टि, विडंग, जीवंती, भृंगराज, तगर, ये सारी जो औषधि है वो वात प्रशमन करने में उपयुक्त है, वेदना स्थापन कम करने में उपयुक्त है, एंड इसका सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये नर्विन टॉनिक का रोल अदा करती है। इसके लिए षडबिंदु तेल एक अच्छी मेडिसिन इसमें है। बट कोई कोई पेशेंट में षडबिंदु तेल से हेडेक बढ़ता है, ऐसा कोई वैद्यों का अनुभव है, तो डिपेंड्स, किसी किसी को सेंसिटिविटी का प्रॉब्लम रहेगा, तो आप वो सारी चीज़ें देख के ही षडबिंदु तेल का, उसके लिए आप अणु तेल का भी उपयोग कर सकते। और दूसरा है अबरक भस्म। अबरक भस्म आपने 17-16 हमारे लेक्चर सुने हैं इसके आयुर्वेद कल्पाभ्यास के, तो उसमें अबरक भस्म का मैंने कम से कम 8-9 लेक्चर में उल्लेख किया है, सबको आई थिंक बायट भी हुआ होगा। इट एक्ट एज अ त्रिदोषहर, रसायन, मेध्य, दीपन, पाचन, ग्रहणी और उदरशूलहर। तो दूसरा इम्पॉर्टेंट है प्रवाल पिष्टि। तो जो सारे रिसर्च है वो प्रूव करते हैं कि कोरोल, कैल्शियम जो रहता है वो ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम कम करने के लिए, वस्कुलर हेडेक कम करने के लिए और साइकिक डिसऑर्डर को कम करने के लिए काफ़ी प्रूवन है। तो आयुर्वेद की दृष्टि से प्रवाल पिष्टि कैसे काम करती है, या इट्स दीपक पाचन, अग्निदीपन, आमपाचक, बल्य, अतिशीत द्रव्य एंड त्रिदोषर। और लास्ट इज गोदंती भस्म। तो गोदंती भस्म इट एक्ट ऑन विकृत पित्त एंड कफदोष एंड इट्स अ स्ट्रॉन्गली शिरोशिलोहर। तो बहुत सारे वैद्य गोदंती भस्म दे के ही प्रैक्टिस करते हैं, सिंगल ड्रग वाले, तो कोई कॉम्बिनेशन बनाते हैं, तो उनके अपने अपने तरीके हैं प्रैक्टिसिंग के। और एक इम्पॉर्टेंट कल्प है दैट इज शिरशूलादि वज्ररस। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल इंग्रेडिएंट्स इसमें जितने भी है तो इंडिकेटेड है ओनली फॉर हेडेक। इसमें जितने भी द्रव्य है वो दीपन, अग्निदीपन करते हैं, पाचन करते हैं, वेदना स्थापन करते हैं, शोतहर है, बल्य है और रसायन है। पथ्यादि काढ़ा और दूसरा एक उल्लेख आया है पथ्यादि षडंग का काढ़ा। इसमें जो है आमल की, हरित की, विभूति की, भूनिम्ब, अमृता है, और इनका टुगेदर जो एक्शन रहता है वो आइज़ पे, साइनस पे, टीथ पे और हेड दैट इज़ शीर पे होता है। तो इट एक्ट एज अ त्रिदोषहर, रसायन, एंड इट कंबाइन एक्ट ऑन अर्धावभेदक एंड इट्स एज अ गुड एक्शन। इसकी जो मुख्य है वो दैट इज़ वेदना शमन एंड धातु पोषण एंड दोष शमन। तो इतने सारी औषधि है। तो इसके बाद हम देखते हैं पथ्य। तो पथ्य इसमें जो दिया है वो आप सब सारे एक्सपर्ट है आयुर्वेदा के डॉक्टर्स हमारे, तो उसके हम लोग ज़्यादा समय नहीं देंगे। और अपथ्य जो हमने देखे है कि गुरु अम्ल और वृक्ष आहार नहीं लेना है, और सबसे उसमें है कॉफ़ी, टी, तूर दाल, फर्मेंटेड फूड, प्रोसेस फूड, ये सारी चीज़ें अपथ्य में आती है। तो हम आगे जाते हैं केस प्रेजेंटेशन में। तो पहली केस मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। ये फीमेल पेशेंट है, ठाणे से रहने वाली, सर्विसिंग इन आईटी सेक्टर। उनको जो है यूनिलेटरल हेडेक था ट्वाइस इन अ मंथ, और वो 1 ईयर से ज़्यादा उनको तकलीफ़ थी। पेशेंट को जो तकलीफ़ होती थी वो नौशिया, फोटोफोबिया, इसमें ज़्यादा तकलीफ़ होता था। बाकी सारे मेडिकल इलनेसेस इसमें बताए गए हैं, उसमें हम ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे, हमारे पास समय की पाबंदी है। तो पेशेंट को देखने के बाद हमने ये ट्रीटमेंट प्लान दिया था: शिरोशूलादि वज्ररस, अनुपान पथ्यादि काढ़ा, सूतशेखर रस, अविपत्तिकर एंड षडबिंदु तेल। तो ये सारे ट्रीटमेंट देने के बाद 15 दिन की दवाई देने के बाद उनको जो हेडेक था वो मॉडरेटली कम हुआ, और उसके बाद थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट उसमें देखने को मिली कि नौशे और इसमें आफ्टर 30 डेज़ के बाद देर वॉज माइल्ड हेडेक, बट द एसोसिएटेड सिम्टम लाइक नौशिया, वोमिटिंग वो पूरे सबसाइड हुए थे। और 45 डेज़ की ट्रीटमेंट के बाद ये सारी चीज़ें रिपीटली नहीं हुई, और पेशेंट अभी भी फॉलोअप में है। बीच में जो भी मेडिकल प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे सर्दी रहेगी, एसिड रहेगी, तो उनकी दवाई के लिए पेशेंट आती है। तो अभी तक तो उनका ये डिसीज़ कंट्रोल में है। 45 डेज़ में
इसमें काफ़ी कंट्रोल मिला है। पेशेंट का इसमें यश है कि वो प्रैक्टिकली सारी चीज़ें जो पथ्य पालन वो कर रही है। जब हेडेक होता है तो वो अभी 3 महीने के 2 महीने के इंटरवल में होता है, या जब मेंस्ट्रुएशन ये सारी प्रॉब्लम रहेगी तभी होता है। तो अदरवाइज़ कंटिन्यू जो हेडेक था हफ्ते में 2 बार 3 बार, वो सारी चीज़ें अभी कम है। तो इसमें शिरोशलाजी वज्ररस का मुख्य योगदान वेदना स्थापक थे। सूटशेखर जो है यहाँ पे पित्त दोष पे काम करने वाला, और अविपत्तिकर पेशेंट में मलबद्धता थी, तो मलबद्धता के लिए अलग मेडिसिन देना और इसको कम करने के लिए देना, तो ये कॉमन मेडिसिन है, इसके लिए यहाँ पे उसका उपयोजन किया है। और इंटरनल मेडिसिन जो है षडबिंदु तेल का एप्लीकेशन यहाँ पे किया है। तो आपके मन में सवाल आया रहेगा कि यहाँ पे सिर्फ शमन औषधि है, कुछ पंचकर्म किया नहीं रहेगा। पेशेंट ठाणे में रहती थी और वहाँ से उसको यहाँ पे नवी मुंबई आने के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट था पंचकर्म के लिए, और सर्विसिंग से रहेगी तो टाइम नहीं मिलता था, इसके लिए हमने यहाँ पे शमन पे ज़्यादा फोकस किया। तो मैं यहाँ पे ये दावा नहीं करता कि पेशेंट 100% ठीक हुई है कि नहीं है, बट ये उनका पेन अभी इस ट्रीटमेंट से कंट्रोल में है। तो जब जैसे आगे हम बढ़ेंगे, पेशेंट के सिम्टम्स आएंगे तो डेफिनेटली आपसे शेयर करेंगे। सेकेंड केस मैं आपके सामने रखने का प्रयास करता हूँ। दैट इज़ अ पेशेंट विथ 36 ईयर्स मेल, पनवेल के थे। तो ये पेशेंट में एक सिग्निफिकेंट है कि ये पेशेंट माइग्रेन की दवाई पहले से लेते थे, 3 साल से इनको तकलीफ़ थी, और इनको सिम्टम्स यहाँ पे लिखे हैं, वो काफ़ी सीवियर सिम्टम्स थे। पेशेंट इजीली ट्रीटमेंट के लिए आ सकते थे, और वो फोकस करके आए थे कि मुझे आयुर्वेद की ही ट्रीटमेंट लेनी है। इसके लिए इनमें हमने पंचकर्म ट्रीटमेंट का प्रयास किया, मेडिकेशंस पहले स्टार्ट किए, उसके बाद 15-15 दिन या 20 दिन की अवधि में पंचकर्म के ट्रीटमेंट, शोधन ट्रीटमेंट किए। रक्तमोक्षण 2 बार यहाँ पे इनको किया। रक्तमोक्षण करने के बाद उनको सिग्निफिकेंट रिलीफ मिला, और इनका सबसे प्रॉब्लम था कि ये चेन स्मोकर या सिगरेट स्मोकिंग का एक आदत थी, और फैमिली हिस्ट्री थी कि टेंशन की, और उसका एक मेन रीज़न था। तो शिरोधारा यहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट थी, और विरेचन्स के करने के बाद पेशेंट का लगभग 60 से 70% हेडेक कंट्रोल में आया। तो ये पेशेंट में भी पित्तज की ही हम लोग ने ज़्यादातर ट्रीटमेंट करने का प्रयास किया है। तो ये सारे 2 केस मैंने अपने सामने रखने का प्रयास किया। तो ये एक स्मॉल इनिशिएटिव था केस प्रेजेंटेशन का। आगे हम लोग पूरा सेशन ओनली केस प्रेजेंटेशन पे ही रखेंगे, उसमें ये सारी चीज़ें काफ़ी डिटेल में जाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे जो मेंशन ड्रग है, वी कैन से इट ऑल्सो स्टैंडर्ड। आप लोग आपके तरीके से और भी इसमें ट्रीटमेंट्स के ड्रग ऐड कर सकते हैं, मेडिकल कंडीशंस जैसे रहेगी वैसे चेंज कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपके अधिकार में है। तो ये मैंने कहूँगा कि आपने सबको इसको ही फॉलो करना चाहिए। और मैं भी ये दावा नहीं करता कि पूरे पेशेंट 100% ठीक हुए हैं क्या, तो ऐसी बात नहीं है। पेशेंट का पेन ज़रूर कंट्रोल होता है आयुर्वेदा से। तो थैंक यू ऑल फॉर काइंड लिसनिंग आयुर्वेदा अध्ययन ई लेक्चर सीरीज़। और कंक्लूडिंग करने में माइग्रेन के बारे में बताऊंगा मैं, और फिर कंक्लूड करते हैं कि माइग्रेन कंडीशन है, और काफ़ी सारी पेशेंट में हमने हमारा एक अनुभव है 12-13 साल के प्रैक्टिस का, कि कोई पेशेंट में कंटिन्यू रहता है, कोई पेशेंट में ट्रीटमेंट लेने के बाद वो कंट्रोल में आता है, फिर से नहीं होता है। कोई पेशेंट में ऐसी चीज़ें हैं कि जब तक दवाई लेते हैं उनको आराम लगता है, कोई पेशेंट को माइग्रेन की दवाई एलोपैथी की लेनी ही पड़ती है। तो ये सारे डिफरेंट कंडीशंस है। तो ये सारे ट्रीटमेंट करते समय हमें एक चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि अलाइड मेडिकल इलनेसेस क्या है। माइग्रेन पेशेंट विथ हाइपोथायराइडिज्म, माइग्रेन पेशेंट विथ पीसीओडी, माइग्रेन पेशेंट विथ एनी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, माइग्रेन पेशेंट विथ एनी साइकिक और पीएसवाई वी कैन से साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। ये सारी चीज़ें इसमें काफ़ी मायने रखती है। और जो इन्वेस्टिगेशंस में कुछ रिपोर्ट्स आते हैं, तो ये सारी चीज़ें अगर आप देखते हैं और वो सारी चीज़ें नहीं रहेगी तभी ये दवाई काम करती है, ये हमारा एक अनुभव है। तो माइग्रेन में हम लोग ये कह सकते हैं कि अनुभव से कि पेशेंट का पेन मैनेज होता है, और उनकी जो दवाई रहती है वो स्टॉप करने का भी कोई पेशेंट में वैद्यों का अनुभव है। तो आप आपके प्रैक्टिस में ज़रूर प्रयास कीजिए कि पंचकर्म ट्रीटमेंट करके मेडिसिन चालू करना, डाइट बताना। एटलीस्ट गैस्ट्रो इंटेस्टिनल जो माइग्रेन पेशेंट है उसमें तो आयुर्वेद की ट्रीटमेंट अच्छी है, ये मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ। बाकी सारी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में बड़ा क्षेत्र है, उसके बारे में बात करने के लिए थोड़ा और समय जाएगा। तो ये एक हमारा प्रयास था आपके सामने ये चीज़ें रखने का, और मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने पिछले 1 आवर से ये सारी चीज़ें कामली लिसन किया, और उसके लिए आपका सभी का धन्यवाद। ये हमारी आपसे सबसे विनती है कि ये जो मिशन है
ये नॉन प्रॉफिटेबल मिशन है, आयुर्वेद के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए है। तो आपके सबका इसमें सपोर्ट ज़रूरी है। सो सपोर्ट के लिए आपको क्या करना है, सब्सक्राइब आवर इस चैनल, प्रेस द बेल आइकन बटन, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, आप सभी ने ये वीडियो देखने के बाद आगे वीडियो के जाने के पहले ये सारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। आपके फेसबुक वॉल, आपके सारे व्हाट्सएप ग्रुप में ये वीडियो शेयर करने के लिए हमें हेल्प कीजिए, ताकि ये सारी चीज़ें नए वैद्यों के पास और नए हमारे अपकमिंग डॉक्टर्स हैं उनके पास शेयर हो जाए। उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, तो इसमें मैं नहीं कहूँगा कि अध्ययन से उनके 100% प्रॉब्लम सॉल्व होंगे, बट एटलीस्ट एक उनको राह मिलेगी विचारक की दृष्टिकोण से। और आगे भी हम और केसेस आपके सामने लेके आएंगे। उद्देश्य यही रहेगा कि आपका कॉन्फिडेंस उसमें बूस्टअप हो जाए और आप आयुर्वेद में आ जाए। और लास्ट रिक्वेस्ट, दैट इज़ प्लीज़ नोट डाउन दिस नंबर एंड सेंड योर डिटेल्स लाइक नेम एंड सिटी दिस नंबर, so we can add you on your WhatsApp groups, so we can update you all our activity update. so फिर से सभी का धन्यवाद और गुड बाय एंड जय आयुर्वेद।